आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन के विषय में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस के विषय में, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस के विषय में जो कंपटीशन एग्जाम्स में या जो पॉलिटेक्निक का जो एग्जाम्स हो रहा है, सेमेस्टर एग्जाम्स, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, उसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाने वाले हैं। यह क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा आता है, जैसे एसएससी जेई हो गया, यूपीपीसीएल हो गया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आज से हम इस चैनल पर सेमेस्टर एग्जाम्स के या एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टेक्निकल जो क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशंस लेकर के आएंगे और एक सीरीज के रूप में ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन इस चैनल पर मिलने वाला है। क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे क्वेश्चन पहला है, चालकों में चालन बैंड व वैलेंस बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल है। इसका मतलब है कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें चालन बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड व वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होती है उसके विषय में पूछा है। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो कंडक्टर्स होते हैं उनका जो कंडक्शन बैंड होता है और जो इनका वैलेंस बैंड होता है, ये दोनों जो है आपस में ओवरलैप्ड होते हैं फॉर कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड दोनों ओवरलैप होते हैं, इसलिए इनके बीच का जो एनर्जी गैप होगा वह जो है जीरो होगा। तो इसलिए इसमें ऑप्शंस दिया है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों बैंड ओवरलैप करते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन डी होगा। दोनों बैंड्स ओवरलैप करते हैं, जब ओवरलैप करेंगे तो इनके बीच का एनर्जी गैप जो होगा वो जीरो होगा। शुद्ध अर्धचालकों में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर में क्वेश्चन पूछा है कि शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया कहलाती है। जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर में अगर कोई इम्प्योरिटी यानी कि अशुद्धियां मिलाई जाती है, इम्प्योरिटी, तो इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग प्रोसेस, डोपिंग। और अशुद्धि की मिलाई जाती है, अशुद्धि मिलाने से प्योर सेमीकंडक्टर जो मटेरियल होता है इसमें जब अशुद्धि मिलाएंगे तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसमें ऑप्शन होगा डोपिंग। पहला ऑप्शन दिया है डोपिंग, लिथोग्राफी, फैब्रिकेशन, एजिंग, तो पहला ऑप्शन होगा डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मेनियम की संयोजकता होती है। जर्मेनियम की संयोजकता होती है मतलब एक जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो जर्मेनियम के आउटर मोस्ट सेल में या इसकी जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। इनके बाहरी कक्ष में जो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स वाले जनरली जो कंपोनेंट्स होते हैं, जनरली वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सभी नहीं होते हैं, लेकिन जनरली जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध अर्धचालकों को कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर को कहते हैं। जब कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर प्योर फॉर्म में होगा तो उसे कहते हैं इंट्रिंसिक अर्धचालक, एक्सट्रिंसिक अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक और पी टाइप अर्धचालक। जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में अशुद्धि मिलाई जाती है तो वह एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कहलाता है, एक्सट्रिंसिक। लेकिन जब ये प्योर फॉर्म में है तो उस समय यह इंट्रिंसिक फॉर्म में होता है, इंट्रिंसिक। यानी कि पहला ऑप्शन इसका सही होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक अर्धचालक। गतिज प्रतिरोध होता है, डायनामिक रेसिस्टेंस होता है। डायोड के विषय में है कि डायोड का जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है तो वो क्या होता है? डायोड का जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है, डायनामिक रेजिस्टेंस को स्मॉल आर डी से नोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है डेल वी अपॉन डेल आई होती है। यानी कि जो डायनामिक रेजिस्टेंस होता है वह रेशियो होता है वेरिएबल वोल्टेज अपॉन वेरिएबल करंट का। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि उच्च अग्र बायस पर डायोड का वोल्टेज धारा समीकरण होता है। उच्च अग्र बायस पर डायोड का वोल्टेज धारा समीकरण होता है, यानी कि हाई फॉरवर्ड वोल्टेज पर वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होता है। जब कोई डायोड होता है, अगर डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देंगे तो डायोड को जब फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो इसमें जो करंट फ्लो होती है वो डायोड करंट कहलाती है, फॉरवर्ड करंट कहलाती है। इस फॉरवर्ड करंट का जो मान होता है वह सिंपली आई नॉट इंटू ई के पावर क्यू भी अपॉन एटा के टी होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो दिया है, ऑप्शन नंबर ए दिया है आई इक्वल टू आई नॉट ई के पावर क्यू भी अपॉन एटा के टी। बाकी जो ऑप्शन है वो गलत है। पहला ऑप्शन इसका सही है, ए ऑप्शन। यह जो है डायोड जब फॉरवर्ड बायस में कंडीशन में अप्लाई किया जाएगा तो उस समय जो इसमें जो फ्लो होने वाली करंट होती है उसका ये फॉर्मूला होता है आई एफ इक्वल टू आई नॉट ई के पावर क्यू भी अपॉन एटा के टी। यहाँ पर जो के टी अपॉन क्यू का जो मान होता है वो 26 मिली वोल्ट होता है और यहाँ पे जो आई नॉट है वह रिवर्स सैचुरेशन करंट को इंडिकेट करता है, यानी थर्मली जनरेटेड करंट को इंडिकेट करता है। और यहाँ पर जो वोल्टेज है यह फॉरवर्ड बायस में अप्लाई किया गया वोल्टेज को इंडिकेट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, टनल डायोड में अशुद्धि के कंसंट्रेशन लगभग है, यानी कि जो टनल डायोड होता है उसमें जो इम्प्योरिटी मटेरियल मिलाई जाती है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है? जो टनल डायोड्स होते हैं वो हाइब्रिड डोप्ड होते हैं। जो हाइब्रिड डोप्ड डायोड होते हैं जिसे हाई डोप्ड डायोड कहते हैं। टनल डायोड जो होता है हाइब्रिड डोप्ड डायोड होता है और इसमें जो इम्प्योरिटी मटेरियल का जो कंसंट्रेशन लेवल होता है वो 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 4 के बीच में होता है, 1:2 होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर दिया हुआ है 1 पार्ट इन 10 टू द पावर 8 पार्ट, पहला नहीं गलत है, दूसरा है 1 पार्ट इन 10 टू द पावर 5 पार्ट, ये भी रॉन्ग है। तीसरा है 1 पार्ट इन 10 टू द पावर 3 पार्ट, ये सही होगा।
क्योंकि इसमें 10⁻³ यानी कि अगर 10⁻³ यानी कि लगभग 1000 अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल है जैसे सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, तो इसमें जो है एक इम्प्योरिटी मटेरियल इसमें मिलाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वेरिएबल यानी प्रतिवर्ती कैपेसिटर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि कौन सा ऐसा डायोड है जो वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में या परिवर्ती कैपेसिटर के रूप में यानी कि कैपेसिटर के रूप में जो यूज किया जाता है। इसमें ऑप्शन दिया है जीरो डायोड, वायरेक्टर डायोड, एलईडी, पावर डायोड। इसमें जो वायरेक्टर डायोड होता है, आप लोग जानते हो कि वायरेक्टर डायोड जो होता है इसको नॉर्मली रिवर्स बायस में ऑपरेट करते हैं, या एनोड कैथोड। यह सिंबल जो है वायरेक्टर डायोड का है। इस वायरेक्टर डायोड का ये सिंबल इंडिकेट करता है कि इसका इस्तेमाल जो होता है कैपेसिटर के रूप में होता है। वेरिएबल कैपेसिटर का मतलब इसके पास अगर रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करेंगे और उस रिवर्स बायस वोल्टेज में अगर वेरिएशन करेंगे तो इसके अंदर का जो कैपेसिटेंस सी होगा, जिसका मान म्यू आर ए अपॉन जो डी होता है, इसमें जो है चेंजेज होगा, परिवर्तित होगा। यानी कि वायरेक्टर डायोड का इस्तेमाल वेरिएबल कैपेसिटर के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, रिपल कम करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। रिपल फैक्टर को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है? आप लोग जानते हो कि डायोड जो रेक्टिफायर होते हैं, इस रेक्टिफायर से जो आउटपुट प्राप्त होती है, उस रेक्टिफायर की जो आउटपुट होती है उसमें हार्मोनिक्स होता है। हार्मोनिक्स का मतलब है कि इसमें कुछ एसी की वैल्यूज होती हैं, उसको हटाने के लिए नॉर्मली फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। और इसी जो हार्मोनिक्स होती है, इसी हार्मोनिक्स को कहते हैं रिपल फैक्टर। हार्मोनिक्स की मात्रा रेक्टिफायर से प्राप्त आउटपुट में जितनी हार्मोनिक्स की वैल्यू होती है, हार्मोनिक्स यानी एसी का पार्ट होता है, उसी हार्मोनिक्स के पार्ट को रिपल फैक्टर कहते हैं। और उसको हटाने के लिए नॉर्मली फिल्टर का यूज करते हैं। अगर फिल्टर लगा देते हैं रेक्टिफायर के बाद तो हमें लगभग स्मूथ डीसी प्राप्त होती है। इसमें ऑप्शन दिया है डिस्टकारी, 2 लित्र, प्रवर्धक और फिल्टर। तो रिपल को कम करने के लिए क्या यूज किया जाता है? फिल्टर। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में प्रयुक्त होता है। वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जो यूज किया था वो नॉर्मली जीना डायोड इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि जीना डायोड जो होता है उसका नॉर्मली रिवर्स बायस में यूज किया था और ब्रेक डाउन कंडीशंस में ही यह जीना डायोड जो है यूज किया जाता है। तो जीना डायोड एक वोल्टेज सोर्स के रूप में भी ऑपरेट करता है। इसका इस्तेमाल रेगुलेटर के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 जीना डायोड की ब्रेक डाउन वोल्टेज क्रमशः 2 वोल्ट तथा 20 वोल्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, 2 जीना डायोड की ब्रेक डाउन वोल्टेज क्रमशः 2 वोल्ट तथा 20 वोल्ट है, इनमें किस प्रकार का ब्रेक डाउन होगा? जैसे क्वेश्चन दिया है कि 2 जीना डायोड है, जैसे एक जीना डायोड का वोल्टेज दिया है 2 वोल्ट और एक जीना डायोड का वोल्टेज दिया है 20 वोल्ट, और पूछा है कि इनमें किस प्रकार का ब्रेक डाउन होगा। पहला है एवलांच जीनर एवलांच और जीनर एवलांच जीनर। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो जीना डायोड होते हैं उसमें ब्रेक डाउन मैकेनिज्म, जीना डायोड जो होता है वह ब्रेक डाउन मैकेनिज्म प्रिंसिपल पे काम करता है। और जीनर डायोड में जो ब्रेक डाउन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जीनर ब्रेक डाउन और दूसरा होता है एवलांच ब्रेक डाउन या एवलांचे ब्रेक डाउन इसे कहते हैं। जो जीनर ब्रेक डाउन होता है, किसी भी जीनर डायोड में जीनर ब्रेक डाउन तब होगा जब उसके क्रॉस जो वोल्टेज का जो मान होता है वह लेस देन अप्रॉक्सीमेट 4 वोल्ट होता है। और एवलांच ब्रेक डाउन उस जीनर डायोड में होता है जिनमें अप्लाई किया जाने वाले वोल्टेज का मान लगभग ग्रेटर देन 4 वोल्ट के आसपास होता है। तो 4 वोल्ट से ऊपर वोल्टेज पर ऑपरेट करने वाले जो जीनर डायोड्स होते हैं उनमें जो नॉर्मली ब्रेक डाउन होता है वह एवलांच ब्रेक डाउन होता है। और जो नॉर्मली 4 से 5 वोल्ट के अराउंड जो जीनर डायोड होते हैं उनमें जो ब्रेक डाउन मैकेनिज्म होता है वह जीनर ब्रेक डाउन होता है। इसमें ऑप्शन क्वेश्चन में दिया है कि जो अगर कोई जीनर डायोड है उसमें 2 वोल्ट वोल्टेज अप्लाई है और एक 20 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई है, तो 2 वोल्ट में जो ब्रेक डाउन मैकेनिज्म होगा वो कौन सा होगा? जीनर ब्रेक डाउन होगा। और 20 वोल्ट में कौन सा मैकेनिज्म होगा? एवलांच ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि 20 वोल्ट जो है 4 वोल्ट से ज्यादा है और 2 वोल्ट जो है 4 वोल्ट से कम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के डायोड में नेगेटिव प्रतिरोध अभिलक्षण होते हैं? किस प्रकार के डायोड में नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन प्रॉपर्टी होती है, या कौन सा ऐसा डायोड होता है जिसमें नेगेटिव रेसिस्टेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? तो नॉर्मली इसमें जो ऑप्शन दिया है जीना डायोड, फोटो डायोड, टनल डायोड और एलईडी। आप लोग जानते हो कि जो टनल डायोड होता है, टनल डायोड का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है, यह टनल डायोड का सिंबल है। और टनल डायोड जो होता है हैवीली डोप्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा इसकी डोपिंग ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इतनी ज़्यादा स्ट्रांग डोपिंग होती है कि इसमें जो है एक लेवल के बाद इसमें नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन प्रॉपर्टीज होने लगता है। टनल डायोड की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रा करें तो कुछ इस प्रकार से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है टनल डायोड की। इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पोर्शन ये दिख रहा होगा आप लोगों को, यह पोर्शन, इस पोर्शन में जो है यह डायोड नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन के रूप में बिहेव करता है, यानी कि इस समय इसका प्रतिरोध जो है डाउन होता है। तो इस प्रकार जो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी होगा, टनल डायोड। टनल डायोड में जो होता है नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन की प्रॉपर्टी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन। पूछ रहा है कि कंडक्शन बैंड जो होता है, जैसे ये कंडक्शन बैंड है और यह जो है वैलेंस बैंड होता है, और कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है इनके बारे में पूछ रहा है
कि ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इन पर कोई आवेश नहीं होता, पहला ऑप्शन है। दूसरा है अपने पेरेंट एटम से बॉन्ड रहता है, पहला ऑप्शन दिया इसमें कोई आवेश नहीं होता। तो ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन में कोई आवेश, जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा। यह ऑप्शन जो है ऑप्शन ए नंबर क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा दिया है अपने पेरेंट एटम से बॉन्ड रहता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब पहुंच जाएगा तो इसमें वो अपने पेरेंट बॉन्ड से बॉन्डेड नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तभी जाता है जब वो फ्री हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा तभी यहाँ से मूव करके कंडक्शन बैंड में जाएगा। इसका मतलब है कि दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं होगा, क्योंकि बॉन्डेड का मतलब है कि वो अभी भी बॉन्ड में, कोवैलेंट बॉन्ड में बंधा हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉन जब ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में चला गया तो इसमें जो है कोई बॉन्ड नहीं होगा। तो बी ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। तीसरा ऑप्शन दिया है धनात्मक आवेश हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन में कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का ऑलवेज नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। और चौथा दिया वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा होती है, यह ऑप्शन सही है, क्योंकि आप लोग देखिए एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नीचे जो है माइनस इनफाइनाइट एनर्जी होती है और ऊपर जो है प्लस इनफाइनाइट एनर्जी होती है, और यह एनर्जी का ग्राफ होता है। वैलेंस बैंड में जो एनर्जी होती है वो काफी कम होती है, और कंडक्शन बैंड में एनर्जी जो होती है काफी ज्यादा होती है, और कंडक्शन बैंड में और ऊपर की तरफ भी एनर्जी जो होती है काफी ज्यादा होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन से अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शुद्ध अर्धचालकों का ताप गुणांक होता है, शुद्ध अर्धचालकों का ताप गुणांक होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा कंपटीशन एग्जाम्स में या सेमेस्टर एग्जाम्स में क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल, यह नेगेटिव रेसिस्टेंस को शो ऑफ करते हैं, यानी कि इनका जो रेसिस्टेंस होता है वो लगातार डाउन होता है यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाली डिवाइस होती है, यानी कि इनका टेम्परेचर जब बढ़ाया जाएगा तो इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो लगातार डाउन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें, बढ़ती चालकता के आधार पर निम्न में से सही क्रम है। इसने कंडक्टिविटी लेवल से लेकर के जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। इसमें ऑप्शन दिया है कॉपर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, डायमंड। सभी ऑप्शंस में जो है कॉपर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, डायमंड के विषय में है। कॉपर, सिलिकॉन, जर्मेनियम और डायमंड दिया है। डायमंड तो आप लोगों को पता होगा नॉर्मली कि जो कॉपर होता है वो सबसे ज्यादा इसमें कंडक्टिविटी होती है, उसके बाद जो होती है जर्मेनियम जो होता है सेकंड नंबर पे इसमें कंडक्टिविटी होती है, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कॉपर में होती है, और देन उसके बाद जर्मेनियम में जो है कंडक्टिविटी कॉपर से थोड़ी सी कम होती है। सिलिकॉन में जो कंडक्टिविटी होती है वो जर्मेनियम से थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि जर्मेनियम जो होता है आउटर मोस्ट सेल्स के इलेक्ट्रॉन्स और इनर में जो न्यूक्लियस होता है उसके बीच का जो गैप होता है वो काफी ज्यादा होता है, तो इसलिए जो है जर्मेनियम मटेरियल में कम वोल्टेज या कम टेम्परेचर पर इसके बॉन्ड को तोड़ा जा सकता है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी जर्मेनियम की जो होती है सिलिकॉन से हाई होती है, और सबसे कम कंडक्टिविटी जो होती है या फिर लगभग कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी नहीं होती है जिसमें वो होता है डायमंड। तो इसने क्वेश्चन पूछा है कि बढ़ती चालकता के आधार पर निम्न में से सही क्रम है, यानी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने वाला सबसे पहले कौन सा होगा, इसमें डायमंड होगा, और उसके बाद कौन सा होगा, थर्ड नंबर का सिलिकॉन होगा, उसके बाद कौन सा होगा, जर्मेनियम, और लास्ट में कौन सा होगा, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक दृष्टिकारी तथा पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता होती है, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर जो होती है इनकी इफिशियंसी के विषय में पूछा है। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी क्या होती है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर की इफिशियंसी जो होती है वो काफी कम होती है, 40.6% के आसपास, और जो फुल वेव रेक्टिफायर होते हैं इनकी इफिशियंसी जो है 81.2% के आसपास होती है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं डायरेक्टली, नहीं तो इसका फॉर्मूला भी होता है उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए 40.6% तथा 81.2% जो है, इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हाफ वेव रेक्टिफायर तथा फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट डीसी का रिपल फैक्टर कौन सा है, यानी कि हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है, रिपल फैक्टर को नॉर्मली जो है गामा से इंडिकेट करते हैं, तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है वो काफी ज्यादा होता है, 1 से भी ज्यादा होता है, 1.21 के अराउंड होता है, और फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है वह इसे कह सकते हैं 0.40 या फिर 42। इसमें ऑप्शन में दिया है ए वाला सही है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर जो होता है काफी ज्यादा होता है 1.21, और फुल वेव रेक्टिफायर का जो रिपल फैक्टर होता है वह 0.42 होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम्स में या सेमेस्टर एग्जाम्स में काफी ज्यादा क्वेश्चन इससे आते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वोल्टेज सोर्स को लेकर के है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज सोर्स के समान व्यवहार करता है, वोल्टेज सोर्स स्रोत के समान व्यवहार करता है, यानी कि कौन सा इसमें जो डायोड है जो वोल्टेज सोर्स के रूप में काम करता है, तो आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो जीना डायोड होता है, जीना डायोड इसका इस्तेमाल जो होता है वह वोल्टेज सोर्स के रूप में या रेगुलेटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, जीना डायोड, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी सोर्स का उदाहरण। डीसी सिग्नल कौन देता है, जैसे बैटरी है, दोलित्र है, प्रत्यावर्तक है, सिग्नल जनरेटर है, तो डीसी सिग्नल कौन देता है, डीसी सिग्नल जो नॉर्मली जो होती है वो बैटरी देती है, तो बैटरी इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए वो सही होगा कि डीसी सोर्स का यह एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी सोर्स का एग्जांपल है।
एसी स्रोत का एग्जांपल, एसी सोर्स कौन सा होगा, जैसे 2 लित्र दिया है ऑसिलेटर, दूसरा सेल है यानी कि बैटरी वो है नहीं, डिस्टकारी यह भी डीसी देगा, यह भी है नहीं। नेक्स्ट दिया है डीसी जनित्र, यानी कि डीसी जनित्र भी, डीसी जनरेटर भी जो है डीसी सिग्नल देगा। इसमें ऑप्शन में कौन सा सही होगा, पहला ऑसिलेटर यानी कि 2 लित्र। इसमें जो ऑसिलेटर जो होता है या फिर 2 लित्र जिसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ऑसिलेटर जो होता है इसमें फ्रीक्वेंसी किसी मान का फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, तो यह सिग्नल जो है एसी कहलाती है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि एसी सोर्स का एग्जांपल कौन सा होगा, ऑसिलेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या निर्भर करती है, माइनॉरिटी कैरियर्स की संख्या निर्भर करती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि माइनॉरिटी कैरियर की संख्या जो होती है वो टेम्परेचर पर काफी ज्यादा डिपेंडेबल होती है। अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है 1 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में अगर वृद्धि किया जाएगा तो 7% जो होता है वह माइनॉरिटी कैरियर की संख्या जो है इंक्रीज कर जाती है। 7% जो है माइनॉरिटी जो कैरियर्स होंगी उनकी संख्या जो होती है वो बढ़ जाती है। और यदि टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, तो माइनॉरिटी कैरियर की संख्या जो होती है दोगुनी हो जाती है, डबल हो जाती है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर माइनॉरिटी कैरियर की संख्या जो है काफी ज्यादा इंक्रीज करती है, वेरी करती है। क्वेश्चन है, आदर्श विभव स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा होती है। जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होते हैं, वोल्टेज सोर्स को अगर वी से इंडिकेट करें, और कौन से वोल्टेज सोर्स की बात करें, अगर आइडियल अगर वोल्टेज सोर्स की अगर बात करेंगे तो आइडियल जो वोल्टेज सोर्स होता है उसका इंटरनल जो रेसिस्टेंस होता है वो 0 होता है। जैसे आइडियल जो वोल्टेज सोर्स, अगर डीसी वोल्टेज सोर्स लेंगे तो ये इस तरह का डीसी वोल्टेज सोर्स होगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। और किसी भी वोल्टेज सोर्स के सीरीज में जो होता है रेसिस्टेंस होता है। तो अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा तो इसके सीरीज में रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, रेजिस्टेंस का मान जो होगा 0 होगा। यह लाइक ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो यह जो है वोल्टेज सोर्स इंडिकेट कर रहा है आइडियल वोल्टेज सोर्स को। अगर इसके सीरीज में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, 0 होगा, तो यह आइडियल वोल्टेज सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा तो जो वोल्टेज इसका जो वोल्टेज मान है जैसे 10 वोल्ट है, तो यह 10 वोल्ट डिलीवर लोड को नहीं कर पाएगा यहाँ पर। इसीलिए आइडियल वोल्टेज सोर्स में प्रैक्टिकली जो होता है यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होते हैं वो लगभग क्या होते हैं, पूरी तरह से क्या होते हैं, 0 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन वाला डायोड कराता है। यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेटल सेमीकंडक्टर वाला। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मेटल और सेमीकंडक्टर का मिक्स वर्जन जो होता है डायोड बनाने का, वह नॉर्मली कौन सा होता है, शॉटकी डायोड होता है। इसमें जो शॉटकी डायोड होते हैं वह शॉटकी डायोड जो होता है मेटल सेमीकंडक्टर से बना होता है, और इसकी जो होती है कंडक्टिविटी काफी ज्यादा हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर KT/Q का मान होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर कहा जाता है। रूम टेम्परेचर पर जो अगर कोई सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी हुई कोई डिवाइस जैसे डायोड या ट्रांजिस्टर अगर रखा हुआ है किसी रूम में, अगर कोई डायोड या ट्रांजिस्टर रखा हुआ है जिसका तापमान नॉर्मल टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस है, KT/Q का जो मान होता है इसके अंदर जो होता है KT/Q का मान, उसका मान 26 मिली वोल्ट के आसपास होता है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम्स में पूछता भी है।